गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। 5 जगत वर्गीकरण में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, है ना, और प्लांटी, एनिमेलिया के कैरेक्टर भी पढ़ लिए हैं, क्योंकि आपको ये आगे जाकर ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। हमने 2 जगत वर्गीकरण भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि 2 जगत वर्गीकरण या द्विजगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विजगत वर्गीकरण जो है वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, पर वो इतना मान्य नहीं था। वैसे ही अगर देखा जाए तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जगत वर्गीकरण जो है व्हीटेकर ने दिया था, जिसमें उसने कितने भागों में विभाजित किया, 5 भागों में विभाजित किया, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पर कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि जो 5 जगत वर्गीकरण होता है उस जगत वर्गीकरण से और भी बड़ी इकाई हो सकती है ना। तो उसी को हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं आगे जाकर, चूँकि होता रहता है, साइंटिस्ट अपनी अपनी खोज करते रहते हैं और अपने अपने व्यूज़ देते रहते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन हो सकता है, इनको और कैसे विभाजित किया जा सकता है। तो हम उसी के सब्जेक्ट में आज पढ़ेंगे जीवन के 3 प्रक्षेत्र, मतलब कि 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कहा है कि जो लाइफ को हम 3 और डोमेन्स में बांट सकते हैं, मतलब कि 5 जगत वर्गीकरण से ऊपर भी डोमेन होते हैं, एरिया होते हैं। डोमेन का मतलब होता है इनके कुछ और प्रक्षेत्र हो सकते हैं जिनमें कि हम इनको बांट सकते हैं। तो जो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हमने जीवों के सबसे अधिक प्रचलित पद्धति पढ़ ली है, जिसको हम 5 जगत वर्गीकरण कहते हैं, है ना, जिसमें कि इस पद्धति के साथ ही जीवों को 2 मुख्य भाग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट दिया गया है ना। पर अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट हैं वो, जिनका नाम है कार्ल उज, है ना। इन्होंने 1990 में जीवों को वर्गीकृत करने के लिए 3 डोमेन्स बनाए थे। तो ये 3 डोमेन्स के लिए उन्होंने एक प्लांट बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनके 3 जैविक रूप होते हैं। कौन कौन से, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। ये 3 भागों में उन्होंने इन जीवों को बांटा है, 3 एरियाज़ में बांटा है। उनका ऐसा कहना है कि ये जो 3 एरिया हैं ये वापस से फिर से बढ़ जाते हैं, जिससे कि जगत बनते हैं, फाइलम बनते हैं, वर्ग बनते हैं, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है, ये एक तरह से जो डोमेन है, ये डोमेन जो है, जो जगत हमने पढ़े हैं 5 जगत, उनसे भी बड़ी इकाई के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। पर देखा जाए तो 5 जगत वर्गीकरण सही है, पर फिर भी साइंटिस्ट अपने अपने व्यू देते हैं, है ना। कार्ल उज के अनुसार जिसे पहले प्रोकैरियोटिक कहा जाता था, वास्तव में उनमें काफ़ी विविधता थी, अतः उन्होंने प्रोकैरियोट को 2 डोमेन, आर्की और बैक्टीरिया में विभाजित किया गया। अब प्रोकैरियोट को जनरली अगर देखें तो 5 जगत वर्गीकरण में कितने भागों में बांटा है, मतलब उसको प्रोकैरियोट में ही रखा है, मोनेरा को, कि मोनेरा के जो जीव हैं वो सब प्रोकैरियोट है, पर उसके बाद आने वाले सभी जीव यूकैरियोट है। पर जो कार्ल उज है उनका कहना है कि जो मोनेरा के जीव हैं जिनको कि आपने काय में रखा है, प्रोकैरियोट में रखा है, वो 2 भागों में बटे होते हैं, जिसको बोलते हैं आर्की और बैक्टीरिया। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जितने कि यूकैरियोट भिन्न है ना। इन समूह में कोई भी दूसरे का पूर्वज नहीं है, मतलब कि इनमें कोई पूर्वज नहीं होते हैं एक दूसरे के। प्रत्येक अपनी कुछ विशिष्टता दर्शाते हैं। क्या विशिष्टता दर्शाते हैं, तो फिर उन्होंने बताया है कि कार्ल उज ने राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एवं दूसरे आरएनए के प्रोटीन अनुक्रमों को विकासीय कालमापी इवोल्यूशनरी क्रोमोमीटर, अर्थात एक विकासीय समय घड़ी की तरह प्रयोग किया है। अब ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जो पुराने जीव थे, है ना, पुराने जो जीव थे उनके न्यूक्लियोटाइड का क्रम, अब न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होता है, अब यहाँ पर चूँकि राइबोसोमल, हम सिर्फ आरएनए की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या प्रोकैरियोट होते हैं, उनमें आरएनए ही होता है, उनमें डीएनए नहीं होता है। तो अगर हम उनकी बात करें तो उनमें जो आरएनए था, है ना, वो धीमे धीमे क्या होता जाता है, प्रोकैरियोट में आकर वो चेंज होता है, फिर आगे जाकर और चेंज होता है ना, एमआरएनए
मतलब आरएनए जो होता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है, फिर डीएनए का कर सकता है, जो आप 12th में पढ़ोगे विकासीय क्रम में। तो उन्होंने इसी का ही उपयोग करा कि आरएनए में देखते हैं कि जीवों में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है। क्यों आरएनए में देखा? क्योंकि आरएनए ही हमारे शरीर की बेसिक यूनिट होती है। जैसे कोशिका है ना, वैसे ही कोशिका के अंदर जो आरएनए या डीएनए होते हैं वही सही इन्फॉर्मेशन रखते हैं हमारे विकास की, कि हमारा जन्म जो है वो कहाँ से हुआ। वो एक टैप रिकॉर्ड की तरह होते हैं। जैसे टैप रिकॉर्डर में हमारी आवाज़ टैप रिकॉर्ड हो जाती है, वैसे ही हमारी पूरी जन्म से लेकर सारी चीज़ें जो रहती है, हमारे परिवर्तन, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या कार्यक्रम हमारे क्रिया चल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ से होती है? हमारे आरएनए के अंदर। तो कार्ल वुज ने इसी का उपयोग करा। राइबोसोमल आरएनए उपक्रम में एक अच्छे कालमापी के निम्न गुण होते हैं। और वो क्या गुण होते हैं? कि सभी जीवों में राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, सभी जीवों में होता है। दो जीवों के मध्य राइबोसोमल अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध अथवा सीध में जोड़ा जा सकता है। इनमें ये लक्षण है, ये इनके कि क्या लक्षण है कि इनको सीध में हम जोड़ सकते हैं। इनके अनुक्रम में परिवर्तन बहुत धीमा होता है, जो लंबे समय अंतराल के अध्ययन के लिए अच्छा है ना। मतलब आरएनए में जो चेंज है वो एकदम नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होने में बहुत समय लग जाता है। कार्यात्मक रूप से यह सभी जीवों में समान होता है। अगर देखें तो आरएनए, ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए को बोलते हैं एक तरह से अगर ट्रांसफ़र आरएनए। तो इस तरह से 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो 3 डोमेन जो पद्धति है, जो आधुनिक पद्धति है, उसमें जीवों में प्राथमिक रूप से आरएनए क्रमों के भिन्न संरचना के आधार पर ही 3 डोमेन बने। तो कार्ल वुज का कहना था कि जो जीव होते हैं उनमें जो समान आरएनए जिनमें होते हैं, तो उनको उन्होंने एक भाग में रख दिया। तो उस आधार पर उन्होंने बोला है कि 3 डोमेन्स होते हैं। तो फर्स्ट डोमेन कौन से होते हैं? आर्की। अब आर्की के क्या कैरेक्टर होते हैं वो हम देखते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है, मतलब कि इनमें केंद्रक तो अनुपस्थित ही होता है और इनके केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। इनकी जैव रसायन संरचना एवं आरएनए मार्कर जीवाणु से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका विशिष्ट पुरातन विकासी इतिहास है, जिसके कारण इनको पृथ्वी पर प्राचीन आर्की का मतलब ही यही होता है कि सबसे आर्कियोलॉजिकल आप बोलते हैं ना, जिसमें कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो अध्ययन करते हैं मतलब पुरानी चीज़ों का, तो उसी पर इसका नाम है एंशियंट बैक्टीरिया। मतलब कि जो सबसे पहले आए थे, मतलब कि जो डेवलप बैक्टीरिया हैं वो उनके भी पहले जो आए हैं उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम होते हैं ये। उदाहरण इस प्रकार हैं: मिथेनोजन जो मीथेन उत्पन्न करते हैं, हेलोफाइल्स ये उच्च सांद्रता वाले, मतलब जो लवणीय जल, मतलब जहाँ पर नमक की सांद्रता अधिक होती है, लवणों की सांद्रता अधिक होती है, और थर्मो एसिडोफिल ये कहाँ होते हैं? ये एसिडिक वाटर, एसिडिक जो जगह होती है जल में होते हैं, और उच्च तापमान, मतलब कि जहाँ का तापमान जो गर्म जगह होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये सभी जीव अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ दूसरे जीवों का रहना संभव नहीं है। मतलब कि ये बैक्टीरिया, अब आप देखो मीथेन जहाँ उत्पन्न होती है, मतलब दलदल वाली जगह पर नहीं रह सकता कोई व्यक्ति, जहाँ पर नमक ज़्यादा है वहाँ पर भी सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, और जहाँ ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ पर भी रहना मुश्किल होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में उन्हीं को ही रखा जाता है। सेकेंड जो डोमेन है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑलरेडी आपको पता ही है, जो मोनेरा में जिनको रखा था। तो इसके अंतर्गत उन सभी जीवाणुओं को सम्मिलित किया गया है जिनको डोमेन आर्की में शामिल नहीं किया गया। मतलब फर्स्ट डोमेन जिसको हम आर्की बोल रहे हैं, उसमें से जो बचे हैं उसके बाद के जो जीव हैं वो बैक्टीरिया में आते हैं। क्योंकि ये समानता तो रखते हैं, परंतु फिर भी इनमें क्या होता है, बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। क्या अंतर है? इनकी झिल्लियाँ जो होती है एस्टर लिंकेज द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़ी अशाखित वसीय अम्ल श्रृंखलाओं की बनी होती है। मतलब अगर देखा जाए तो इनकी झिल्लियाँ जो होती है ना, कोशिका झिल्ली जो होती है वो ग्लिसरॉल से बनी होती है। वसीय अम्ल मतलब फैटिक एसिड होते हैं इसमें, तथा इनके जो जीवाणु होते हैं ऊर्जा या तो प्रकाशपोषी होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं, या फिर अकार्बनिक जीवों से या कार्बनिक पोषण प्राप्त करते हैं।
और ये जो होते हैं रोगजनक होते हैं, मतलब कि ये क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और स्पाइरोकीट। और थर्ड डोमेन जो है उन्होंने ये तो जैसा नाम से स्पष्ट कर दिया था कि इनमें के अंतर्गत जो बाकी बचे हुए जीव है जिनमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है को उन्होंने रखा था, जिसमें आते हैं प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका जो एक तरह से देखा जाए तो ये जो डायग्राम है ये यही शो करता है कि जितने भी प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म था है, एक तरह से देखा जाए तो 5 जगत वर्गीकरण मतलब वीटेकर के अनुसार ही है। बस इसने क्या किया, जो मोनेरा के जीव हैं, मोनेरा में कौन आते हैं, जैसे बैक्टीरिया आते हैं, तो उन्होंने इसको ही अलग करा कि बैक्टीरिया के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्की मतलब जो पुराने समय के बैक्टीरिया थे जैसे मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं या अदर बैक्टीरिया हैं, तो वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो उनका ऐसा कहना था कि इस बेस पर हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, चूँकि मान्यता किसको है, मान्यता है वीटेकर के क्लासिफिकेशन को, है ना, या 5 जगत वर्गीकरण को। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि सभी साइंटिस्ट अपने व्यू देते ही हैं, है ना। तो उनका यही कहना था कि जो बैक्टीरिया थे उनसे पुराने भी और भी जीव थे जो बैक्टीरिया, जो प्रॉपर बैक्टीरिया के पहले आ गए थे, जिनमें केंद्रक कला का अभाव था, है ना। इनको डिफ्रेंशिएट उसने किस बेस पर किया, एक तो रहने की जगह के बेस पर, पोषण पद्धति के आधार पर, और किस आधार पर उसको डिवाइड किया था उन्होंने, इनकी एक तरह से देखा जाए तो हाँ, इनके एक तो केंद्र कला के आधार पर कर दिया उसको विभाजित, है ना। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इनको 2 अलग अलग भागों में उन्होंने बांट दिया। तो यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो थे हैं प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, पर अंतर इनमें क्या है, अंतर इसमें यह है कि इनकी केंद्रक कला जो है अनुपस्थित होती है आर्की बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में केंद्रक कला उपस्थित होती है। तो उस आधार पर उन्होंने बांटा। पर यूकैरियोटा में उन्होंने सभी को रख दिया। बाकी बचे हुए जितने भी जीव थे जिसमें प्रोटिस्टा आते हैं, ये ऊपर दे रखे हैं सब, है ना, उसमें फंगाई भी है, एनिमल है, प्लांट्स है, क्रोमिस्ट है, एल्वियोलेट्स हैं, रोडोफाइटा है, ये सब आएंगे। ये सब पेड़ बना हुआ है, आप देखोगे कि ये एक पूरा ट्री जैसा बना हुआ है जिसकी जड़ें अलग अलग फैली है। ये प्रोटिस्ट आ गए, ये फ्लैजिलेट्स आ गए, जिसमें प्रोटिस्टा में ही आते हैं फ्लैजिलेट्स, जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 5 डोमेन्स जो हैं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर 3 डोमेन्स हैं जो अलग अलग हैं, जो किसने दिए थे, कार्ल लूज ने दिए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कार्ल लूज है उसने कितने डोमेन्स में बांटा है जीवों को, तो पता होना चाहिए कि 3 डोमेन में बांटा है, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। और अगर देखें वीटेकर ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हो गए, वो 5 जो भाग होते हैं वो हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरह से इनको विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। अब मैं इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन आंसर इसके सेंड करूँगी। पहले ऑब्जेक्टिव सेंड करूँगी ताकि ऑब्जेक्टिव्स की आपके पास अगर PDF होगी, किसी बच्चे के पास अगर बाय चांस बुक नहीं है तो वो इस PDF से लर्न कर सकता है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर भी आपका एंड हो गया है, ऑलमोस्ट एक्चुअली डन ही हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।